के पास भेज दिए गए थे ताकि बैठक में कोई मतभेद न हो। ड्राफ्ट में यौन अपराधों की जगह रेप शब्द का इस्तेमाल करने का प्रावधान है। हालांकि गृह मंत्रालय चाहता था कि रेप की जगह यौन उत्पीड़न शब्द का इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि यौन अपराधों के शिकार पुरुष और महिला दोनों हो सकते हैं। लेकिन कानून मंत्रालय रेप शब्द के इस्तेमाल पर जोर देते हुए दलील दे रहा था कि महिला ही ज्यादातर मामलों में शिकार होती हैं। नए कानून के ड्राफ्ट में रेप पीड़ित की मौत और शारीरिक और मानसिक रूप से अक्षम होने पर मौत की सजा का प्रावधान है। हालांकि जस्टिस वर्मा कमेटी ने ऐसे मामलों में 20 साल से लेकर उम्र भर तक जेल की सजा की सिफारिश की थी। गैंगरेप की घटना के विरोध में दिल्ली में हुए उग्र प्रदर्शनों के दौरान हुई कांस्टेबल सुभाष तोमर की मौत के मामले में एक बार फिर दिल्ली पुलिस ने अपना बयान बदल दिया है। कोर्ट में दिए बयान में दिल्ली पुलिस ने कहा है कि जिन 8 लोगों को सुभाष तोमर की मौत के मामले में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था, दरअसल वे बेकसूर थे। उन्होंने सुभाष तोमर की हत्या नहीं की थी। वे लोग मौके पर मौजूद जरूर थे और तोड़फोड़ की घटना में भी शामिल थे। दिल्ली पुलिस उन सभी के ऊपर से जल्द ही केस वापस लेगी। आपको बता दें कि दिल्ली गैंगरेप के विरोध में इंडिया गेट पर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया था। इस प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल सुभाष तोमर की मौत हो गई थी। पुलिस ने इस मामले में 8 युवकों को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया था। बाद में ये सभी आरोपी मामले को लेकर हाई कोर्ट में चले गए थे। इन लोगों का कहना था कि वे मौके पर जरूर मौजूद थे, लेकिन उन्होंने कांस्टेबल की हत्या नहीं की थी। इस मामले में पुलिस ने अब कोर्ट को बताया है कि वे 8 के खिलाफ केस वापस ले लेगी। हालांकि ये जरूर कहा गया है कि ये सभी प्रदर्शन के दौरान तोड़फोड़ की घटना में शामिल थे। पुलिस के पास उनके फोन की लोकेशन की डिटेल है। उनका हालांकि तोमर की मौत से संबंध नहीं है। आपको बता दें कि 24 दिसंबर को दिल्ली पुलिस के कमिश्नर नीरज कुमार ने इस मामले में कहा था कि कांस्टेबल सुभाष तोमर की मौत नहीं बल्कि हत्या थी। उन्होंने यह भी दावा किया था कि मौके वारदात से पकड़े गए सभी 8 आरोपियों ने ही उसकी हत्या की थी और उन पर हत्या का मुकदमा दर्ज होगा और मुकदमा चलाया जाएगा। लेकिन अब दिल्ली पुलिस के बयान बदलने के बाद ये तो तय हो गया कि सभी आरोपी जल्दी ही जेल से रिहा हो जाएंगे। लेकिन उन्होंने जो 3 माह जेल में सजा काटी है, उसके लिए लापरवाही का दोषी कौन है और उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, इसका जवाब फिलहाल दिल्ली पुलिस के पास नहीं है। मध्यम दूरी तय करने वाली सब क्रूज मिसाइल को आज पहली बार चांदीपुर में उसका परीक्षण किया गया। अपने पहले परीक्षण में निर्भय क्रूज मिसाइल निशाना साधने में चूकी। रक्षा सूत्रों के अनुसार इस मिसाइल का परीक्षण सुबह किया गया। परीक्षण के बाद सब सैनिक क्रूज मिसाइल निर्भय अपने लक्ष्य से भटक गई। इसके बाद रास्ते में ही नष्ट करने का निर्णय लिया गया। लेकिन रक्षा वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि प्रक्षेपास्त्र ने अपने मिशन के उद्देश्यों सफलतापूर्वक पूरा किया। इसको आज सुबह 11:50 पर बालासेर के चांदीपुर जिले के परीक्षण केंद्र से छोड़ा गया। उत्तर प्रदेश विधानसभा में आज एक बार फिर सपा नेता आजम खान और बसपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य आपस में भिड़ गए। आजम खान ने सदन में कहा कि बीएसपी सरकार के दौरान उनके नेता प्रदेश में लूट खसोट करते थे और अब वो प्रदेश में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश में जुटे हैं। इसी जवाब में स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि समाजवादी नेता आजम खान को अपनी बुद्धि का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा में अब संसदीय कार्यमंत्री आजम खान और नेता प्रतिपक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य के बीच लगातार हो रही तीखी नोकझोंक चर्चा का विषय बन गई है। दरअसल कई बार समाजवादी पार्टी के नेता और बसपा नेता के बीच मुद्दों को लेकर तकरार सामने आती है। हालांकि कई बार मुद्दों से हटकर ये दोनों दल एक दूसरे के राजनीतिक दलों पर व्यक्तिगत टिप्पणी भी करते हैं। आज भी विधानसभा की कार्यवाही के दौरान संसदीय कार्यमंत्री आजम खान ने बहुजन समाज पार्टी पर आरोप लगाते हुए कह दिया कि बीएसपी सरकार में उनके नेता प्रदेश को लूट रहे थे, लेकिन अब बसपा नेता प्रदेश में दंगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। फिर क्या था, प्रमुख विपक्षी दल बहुजन समाज पार्टी ने सरकार पर आरोपों की झड़ी लगा दी। बीएसपी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है कि जब सरकार के पास कोई भी जवाब नहीं बचता है तो वो अनाप शनाप बयानबाजी करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का भी ये दावा है कि अब उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी तो उस समय नेताओं ने प्रदेश में नंगा नाच किया है और अब बीएसपी नेताओं को अपने बयानों पर शर्म करनी चाहिए। यही नहीं, समाजवादी पार्टी का ये भी दावा है कि जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल स्वामी प्रसाद मौर्य कर रहे हैं उससे उनकी कार्यप्रणाली साफ दिखाई दे रही है। हालांकि सदन के भीतर स्वामी प्रसाद मौर्य और सपा नेता आजम खान के बीच हो रही झड़प और मुद्दों से हटना विपक्ष को परेशान कर रहा है। विपक्ष का आरोप है कि ये दोनों दल आपस में मिले हुए हैं। बहरहाल लगातार सदन के भीतर स्वामी प्रसाद मौर्य और आजम खान के बीच हो रही तीखी नोकझोंक न केवल विपक्ष को परेशान कर रही है बल्कि सदन की कार्यवाही को भी बाधित कर रही है। यूपी की लैपटॉप योजना को मिली है वर्ल्ड बैंक की तारीफ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए सोमवार की तरह ही मंगलवार की सुबह भी खुशियां लेकर आई। सोमवार को सरकार ने लैपटॉप बांटे
तारीफ बटोरी और मंगल को तारीफ बटोरी वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष जिम यांगकिंग से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने वर्ल्ड बैंक से अपने मजबूत रिश्तों की बात की। कहा, यूपी में अब तक 11,000 करोड़ की योजनाओं की स्वीकृति बन चुकी है। इसके अलावा कुछ और योजनाओं पर सहमति बनी है। वहीं मुख्यमंत्री के मुताबिक प्रदेश की सड़कों से लेकर शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से लेकर बीहड़ और ऊसर इलाकों तक भी सुधार लाने के लिए वर्ल्ड बैंक के मौजूदा प्रोजेक्ट के अलावा उन्होंने 20,000 करोड़ की आर्थिक सहायता की मांग की है। जिम यांगकिंग ने यूपी में चल रहे प्रोजेक्ट्स पर संतोष जताया और कहा कि अब तक यूपी में चल रहे प्रोजेक्ट्स में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं मिली है। देवरिया सीओ जियाउल हक के परिवार से मिलने सांसद जयाप्रदा पहुंची तो उन्होंने सपा मुखिया मुलायम और अखिलेश बचाव किया। इस पर पत्रकारों ने जब कहा कि आप सपा का समर्थन करती हैं तो वो भड़क गए, जिससे एक राजनीतिक संकेत की तरह देख सकते हैं, क्योंकि उनके बयान से साफ झलकता है कि आप भी मुलायम के लिए मन में कहीं न कहीं साफ कारण रखे हैं। इस बात को सुनते ही जयाप्रदा भड़क गई। भड़कने के बाद मीडिया को साफ तौर पर कहा कि मैं एक लापा दूंगी। उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र की तैयारियां जोरों पर हैं, जहां सरकार बजट पेश करते हुए अपनी आर्थिक संसाधनों को जुटाने पर ध्यान देने जा रही है। वहीं विपक्ष द्वारा सदन में हंगामा किए जाने की भी संभावना है। कुल मिलाकर बजट सत्र 14 मार्च से शुरू होने जा रहा है और इस बार कई महीनों में ये बजट सत्र अलग होगा। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र का आगाज आगामी 14 मार्च को राज्यपाल के अभिभाषण से होने जा रहा है, जो 25 मार्च तक चलने की संभावना है। वहीं सरकार अपना बजट 18 मार्च को पेश करेगी। वहीं 15 मार्च को राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा रहेगी। विधानसभा में अभी तक 40 तारांकित और 820 अतारांकित प्रश्न भी रखे जाएंगे। इसके अलावा कई याचिकाएं भी विधायकों द्वारा रखी गई है। वहीं सत्र के दौरान कई विधेयक भी सदन में पेश किए जाएंगे, जिसमें प्रदेश में पॉलिथीन पूर्ण रूप से प्रतिबंध, व्यावसायिक वाहन चालकों से संबंधित संशोधन भी इस सत्र के दौरान रखे जाएंगे। विधानसभा अध्यक्ष के निर्देश पर इस बार शनिवार के दिन भी सदन चलने की तैयारी की जा रही है। वहीं गैरसैंण विधानसभा के नक्शे समेत तमाम लेआउट भी सत्र के दौरान सदन में रखे जाएंगे। विधानसभा अध्यक्ष के अनुसार इस बार सदन सुचारू रूप से चलने की संभावना है। वहीं बजट को लेकर सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। कैबिनेट ने बजट को मंजूरी भी दे दी है। इस बार लगभग 21,000 करोड़ के बजट पेश करने की संभावना है। वहीं सूत्रों की माने तो सरकार इस बार करों में बढ़ोतरी समेत राजस्व जुटाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय बजट में पेश कर सकती है। प्रदेश के वित्त मंत्री के अनुसार सरकार जहां कुछ कर बढ़ाती है तो कुछ कम करती है। हालांकि उनके अनुसार जनता को राहत ही दी जाएगी इस बजट में। उत्तराखंड की बहुगुणा सरकार अपने कार्यकाल का पहला साल पूरा कर रही है। इस दौरान सरकार ने गैरसैंण में ट्रांजिट असेंबली और बेरोजगारी भत्ते समेत कई अन्य महत्वपूर्ण फैसले लिए। लेकिन ये भी जिंदा हकीकत है कि सरकार विपक्ष से नहीं बल्कि आपसी खींचतान में जटी नजर आई। यही वजह है कि सीएम तमाम कोशिशों के बावजूद भी अपनी सरकार को भी टॉप गियर में नहीं डाल पाए हैं। विजय बहुगुणा ने पिछले साल 13 मार्च को उत्तराखंड के मुखिया की शपथ ली थी। सरकार की उपलब्धियों का खाता अगर पूरी तौर से भरा नहीं है तो एकदम खाली भी नहीं है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि गैरसैंण में अस्थायी विधान भवन बनाने का फैसला ऐतिहासिक था। बहुगुणा सरकार ने बेरोजगारों को भत्ता देकर बड़ा फैसला लिया। साथ ही यूपी में औद्योगिक विकास को रफ्तार देने के लिए सिडकुल 2 की स्थापना की गई। बहुगुणा सरकार ने काशीपुर, रुद्रपुर और रुड़की में नगरीय सुविधाओं के विस्तार के लिए नगर निगम बनाने का महत्वपूर्ण फैसला लिया। लेकिन विपक्ष इन पर सवाल खड़े करते हुए कांग्रेस सरकार के 1 साल के कार्यकाल को उत्साहजनक मानने को तैयार नहीं है। दरअसल ऐसे कई मौके आए जब बहुगुणा सरकार खुद अपने फैसले पलटने को मजबूर हुई। सरकार ये आंकड़े बताते हैं कि योजना बजट का 1/3 भी खर्च नहीं हो पाया। बेशक इसके लिए नौकरशाही का मनमाना रवैया जिम्मेदार रहा हो, लेकिन राज्य सरकार भी अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती है। चूंकि सरकार की हर अच्छाई और बुराई का हकदार किसी भी सरकार का मुखिया होता है, लिहाजा उम्मीद करनी चाहिए कि मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा 1 साल के अनुभव के आधार पर अगले साल बेहतर काम करते नजर आएंगे। प्रदेश की राजधानी में ही जब लोगों को पानी के लिए तरसना पड़ रहा है तो प्रदेश के अन्य जिलों का अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं कि वहाँ के हालात क्या होंगे। गर्मी के आते ही लोगों को पानी के लिए अब तरसना पड़ रहा है, जिसके बाद अब लोगों ने विरोध करना भी शुरू कर दिया है। आज पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हरबंस कपूर के नेतृत्व में तमाम भाजपा नेताओं ने जल संस्थान कार्यालय का घेराव किया और सरकार सहित अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भाजपा नेताओं ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार अपने लापरवाह रवैये के चलते लोगों की मूलभूत सुविधाओं के साथ भी खिलवाड़ करने का काम कर रही है। भाजपा नेताओं ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सरकार ने जल्द ही जल आपूर्ति को लेकर ठोस कदम नहीं उठाए तो भाजपा सरकार को और अधिकारियों के खिलाफ सड़कों पर उतरकर उनका विरोध करेगी।
अब पानी को लेकर सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ने की राजनेता चेतावनी देने लगे हैं। ऐसे में आम आदमी को पानी की किल्लत ना हो, इसके लिए यह लड़ाई और भी अधिक महत्वपूर्ण बन जाती है। प्रदेश की सपा सरकार ने भले ही आम जनता के लिए 108 एम्बुलेंस सेवा शुरू की हो, लेकिन अस्पताल में बैठने वाले डॉक्टर इस प्रयास पर पूरी तरह पानी फेरने पर लगे हुए हैं। संत कबीर नगर की स्वास्थ्य सेवा बद से बदतर हो चुकी है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आरोप लगाया है 108 एम्बुलेंस के पायलट राम जियावन यादव ने। साथा क्षेत्र में 2 मार्ग दुर्घटनाएं हुई, जिनमें एक ब्रिजेश नाम का छात्र अपने साथी के साथ हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा देने जा रहा था, लेकिन रास्ते में खजूरी गांव के पास मार्ग दुर्घटना में दोनों घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने 108 एम्बुलेंस की सहायता से इन दोनों घायलों को साथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर लाया गया, लेकिन डॉक्टर ड्यूटी से गायब मिले। हार मानकर इन दोनों को 108 एम्बुलेंस जिला अस्पताल लेकर आई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ब्रिजेश नामक छात्र दम तोड़ चुका था और दूसरे छात्र मेडिकल कॉलेज के लिए रिफर कर दिया, जो अपनी जिंदगी और मौत के लिए जंग लड़ रहा है। 108 एम्बुलेंस सेवा मरीजों को लेकर अस्पताल तो समय पर पहुंचती है, लेकिन डॉक्टरों की गैर मौजूदगी मरीजों की जान ले लेती है। लखनऊ के कैसरबाग इलाके के लाटूस रोड पर स्थित होटल रॉयल एजेंसी में भीषण आग लग गई। आग लगने के कारण होटल के अंदर कई लोग फंस गए। बाद में दमकल की क्रेन की सहायता से लोगों को दरवाजे का शीशा तोड़कर बाहर निकाला गया। प्रथम दृष्टया आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। लाटूस रोड पर स्थित जिस होटल में आग लगी वो काफी घनी आबादी वाली जगह है। चारबाग रेलवे स्टेशन के नजदीक का एरिया होने के कारण उसके अगल बगल कई होटल और व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं। आज सुबह 8 बजे होटल के नीचे स्थित इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पर लगी लाटूस रोड स्थित जिस होटल में आग लगी वो और इस वक्त एक बड़ी खबर है। तराई और बीज घोटाले में केस दर्ज कर दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। तत्कालीन निगम के अध्यक्ष पर कार्रवाई हो सकती है। उत्तराखंड कैबिनेट ने ये फैसला लिया है। भारतीय आयोग ने इस मामले की जांच की थी। सीएम बहुगुणा को रिपोर्ट पूरी सौंपी गई थी। निशंक के कार्यकाल में ये घोटाला हुआ था। बड़ी खबर इस वक्त की देहरादून से। तराई और बीज घोटाले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। दोषियों के खिलाफ यहां केस दर्ज हुआ है। तत्कालीन निगम के अध्यक्ष पर कार्रवाई हो सकती है। और इस खबर पर हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अतुल अग्रवाल हमारे साथ पैच हैं। अतुल जी, लगातार ये बातचीत हो रही थी कि कब आखिर दोषियों के खिलाफ केस दर्ज कराया जाएगा। निशंक के कार्यकाल में ये पूरा घोटाला हुआ था, रोशनी डालें इस पर। जी, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है। समाचार प्लस की खबर का बड़ा असर हुआ है कि उत्तराखंड में जो तराई और बीज घोटाला हुआ था, जिसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के ऊपर सीधे तौर पर आरोप लग रहे थे। और जो आरोप लग रहे थे वो आरोप ये लग रहे थे कि इन्होंने इस निगम के अध्यक्ष के तौर पर ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति की जो उस पद पर नियुक्ति हासिल करने के लायक था ही नहीं। एक नॉन ऑफिशियल व्यक्ति को आपने उस पद पर बैठा दिया जो अपने आप में कई सारे सवाल खड़े करता है। और रमेश पोखरियाल निशंक के कार्यकाल में हुए इस बड़े घोटाले का समाचार प्लस ने खुलासा किया था। उस वक्त कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सुपर सीएम के नाम से मशहूर सुबोध उनियाल जी हमारे स्टूडियोज में थे। सुबोध उनियाल ने कहा था कि हम समाचार प्लस की खबर का संज्ञान लेंगे और मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा से इस बारे में बात करेंगे और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। और ये समाचार प्लस की खबर का बड़ा असर हुआ है कि तराई और बीज घोटाला मामले में केस दर्ज होने के आदेश दे दिए गए हैं। शासन स्तर पर कैबिनेट का फैसला हो गया कि तत्कालीन निगम के अध्यक्ष जो हेमंत द्विवेदी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। और जो लोग जो दोषी हैं, जो इस जांच रिपोर्ट में दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। हम बताएं आपको कि इस पूरे मामले की जांच के लिए एक भाटी कमीशन का गठन किया गया था। 10 मई 2012 को जस्टिस भाटी ने, जो एक एकल कमीशन था, जस्टिस भाटी ने जो अपनी रिपोर्ट दी थी मुख्यमंत्री बहुगुणा को, उस रिपोर्ट की जो कॉपी है, उस रिपोर्ट के जो तथ्य हैं वो हमारे पास थे, लेकिन हम अपनी मर्यादा से चूंकि बंधे हुए थे, इसलिए हमने उस रिपोर्ट में जो 2 महत्वपूर्ण बातें कही गई थी, जो जस्टिस भाटी ने माननीय मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा को पेश की गई रिपोर्ट में कहा गया था, वो ये था कि तत्कालीन मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने गैर संवैधानिक और गैर कानूनी काम किया और ये दोष
फौरी तौर पे प्रथम दृष्टया साबित होता नजर आया और समाचार प्लस की खबर का ये बहुत बड़ा असर हुआ है। जी अतुल जी, इस वक्त देहरादून से हमारे रेजिडेंट एडिटर अविकल जी भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अविकल जी, आज एफआईआर दर्ज हो गई है, क्या कुछ कहा गया है एफआईआर में? इस मामले में अभी ऐसा लगता है कि शीघ्र ही एफआईआर दर्ज हो जाएगी। आज शासन ने इस एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। 5 मार्च को भारतीय जांच आयोग ने अपनी एक रिपोर्ट सौंपी थी जो